ओ बाय गॉड ये हो क्या रहा है। बीई एमजी आना चाहिए तो भाई यहाँ तो एमजी आना चाहिए था, गया कहाँ एमजी वहां, ये चक्कर क्या पड़ा। ओ माय गॉड। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलो मेरे बच्चों, आपके सामने एस ब्लॉक का सवाल। देखो भाई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आपको तो पता है ना, ये ब्लॉक्स के अंदर बड़ी गड़बड़ हुई है अब की बार, तो थोड़ा रिस्की है मामला। देखो, इसमें से बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं, प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको तो रखा गया है, और जो उनके कंपाउंड है ना, स्पेसिफिक कंपाउंड, उनके बारे में आया कि भाई इनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखो, मैं अभी देखो, पहला ही सेशन है, जो चेंजेज आया उसके बाद तो पहला ही एग्जाम हो गया नीट का। जो भी चेंजेज एनटीए ने किए उसके बाद तो ये पहला एग्जाम है ना भाई। तो पहला एग्जाम है तो देखो, इसमें रिस्क मत लेना, आप थोड़ा थोड़ा तो इनको पढ़ लेना बेटा। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको भी पढ़ना है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड, जैसे एस ब्लॉक में अपन गए तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कुछ कंपाउंड जो है इनके बारे में और थोड़ा थोड़ा देख लेना, रिस्क मत लेना, क्योंकि क्या पता, मान लो अभी तो कहा कि ये नहीं आएगा और मान लो आ गया क्वेश्चन वहां पे, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी घबराओ मत, अगर आपकी पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो मुझे नहीं लगता कि आपके ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी, आप आराम से कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, लगभग सारी प्रॉपर्टीज जो है आप पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होते हैं। कुछ कुछ नया होता है जो आप यहाँ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक में, उनमें पढ़ लीजिए। पढ़ जरूर लेना, रीड तो करना है बेटा। देखो है ना, रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि चेंज के बाद का पहला सेशन, पहला एग्जाम होगा। अब पता नहीं कौन कौन सी चीजें छोड़ी गई हैं, कौन कौन सी ली गई हैं, तो नो डाउट रिस्क ना हो बिना बात अपने। ऐसा ना हो कि भाई हम कोई चीज को छोड़ गए और उसी में से क्वेश्चन आ गया। तो अगर एक रीडिंग भी, दो रीडिंग भी कर लेंगे ना, तो वो चीज दिमाग में रह जाती है, और जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं और चार ऑप्शन आते हैं तो हमें याद आ जाता है कि यार ये पढ़ा था मैंने। तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है बेटा। तो मैं देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि अब आ सकते हैं, जिस हिसाब से चेंजेज हुए, मैं उनको यूज कर रहा हूं आपके सामने। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट यहां दे रखे हैं और उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी बातें सही है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डायमैग्नेटिक। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल तो डायमैग्नेटिक होंगे, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होता है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई। NH2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो पेयरिंग ऑलरेडी हो रही है, पूरा भरा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक हो, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं। बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल एंड इन एस ब्लॉक। हार्डेस्ट मेटल तो बिल्कुल ठीक है, बेरिलियम सबसे कठोर होता है बेटा, बहुत हार्ड होता है, समझ में आ रहा है, और पॉलीमराइज करने की टेंडेंसी भी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MP एंड BP, ऊपर से नीचे जाने पर देखो घट रही है। ओ बाय गॉड ये हो क्या रहा है। BE MG आना चाहिए तो भाई यहाँ तो MG आना चाहिए था, गया कहाँ MG वहां, ये चक्कर क्या पड़ा। ओ माय गॉड। तो देखो, ये थोड़ा सा चक्कर पड़ गया। CA SR BA का ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इनमें क्या होता है कि थोड़ा सा वैकेंसी मिल जाती है लास्ट में, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और MG में इतना मेटेलिक बॉन्ड नहीं बन पाता है स्ट्रांगली। इस वजह से इनके जो BP और MP है थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैकिंग भी स्ट्रांग हो जाती है CSR BA में। तो थोड़ा सा याद रखना इसको, ठीक है ना। B डज नॉट गिव्स फ्लेम टेस्ट। हाँ भाई, ये याद रखना है, फ्लेम टेस्ट का मुझे इस बार डाउट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंफॉर्मेटिव है वैसे तो। देखो, BE और MG फ्लेम टेस्ट जानते हो ना, बुनसन फ्लेम होती है या कोई भी फ्लेम जो है उसके ऊपर किसी वायर में, प्लेटिनम वायर में लगा के कंपाउंड या एलिमेंट को या एटम को, और उसको जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। जब वो जलता है बुनसन फ्लेम में तो कलर शो करता है, और उस कलर को, स्पेसिफिक कलर को देख के उस मेटल की जो है टेस्टिंग होती है कि भाई ये मेटल है इसलिए ये कलर नजर आ रहा है। तो एक कलर का पूछा जा सकता है। तो आई मीन आप ये कह सकते हो इंफॉर्मेटिव है जी, कुछ नहीं है और इन्फॉर्मेशन है। आपसे कोई पूछे BMG, उनमें फ्लेम टेस्ट नहीं होता। अब इनका क्या रीजन है कि भाई छोटा साइज है ना BMG का, तो बहुत छोटा साइज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो पाते,
और देखो जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं बदलेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो वेवलेंथ जो है वो विजिबल रेंज में वेवलेंथ आपको मिलेगी नहीं, तो आपको कलर कैसे दिखाई देगा। तो ये एक रीजन है इसका। कैल्शियम जो है ब्रिक रेड दिखाता है, स्ट्रोंशियम ब्लड कलर का दिखाता है, लाइक बिल्कुल ब्लड लाइक कलर, गहरा गहरा लाल कलर होता है। बेरियम जो होता है वो एप्पल ग्रीन, हरा एप्पल होता है ना उसकी तरह, ग्रीन एप्पल की तरह कलर। एल क्रिम्सन रेड दिखाता है, सोडियम गोल्डन येलो दिखाता है, पोटेशियम वायलेट कलर दिखाता है, आरबी रेड वायलेट कलर दिखाता है, सीजियम ब्लू कलर दिखाता है। तो कलर्स को रटना है। अब देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं बेटा, तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, कलर याद करना। मुझे लग रहा है कि कलर से डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कलर पूछा जा सकता है। समझ में आ रही ना, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन में डाला है और यहां मैंने इसको थोड़ा सा बताया है। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो सही है। देखो ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर सही है, क्योंकि जितना छोटा आयन होता है ना, साइज ऑफ कैटायन जितना कम होता है ना, उसके सराउंडिंग उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। अब जैसे कोई छोटा आयन है और एक बड़ा आयन, अब सोचो आप, छोटे आयन के न्यूक्लियस से H2O पार्टिकल्स की डिस्टेंस कम होगी तो बहुत सारे H2O पार्टिकल्स को इसका न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, तो बहुत सारे पार्टिकल जब H2O के इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। आप देखना मैंने केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से समझा है। इसी तरह पी ब्लॉक, इसके बड़े साइज में देखो, बड़े साइज में अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस से जो H2 मॉलिक्यूल है उनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो फिर यहां क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहां भी आएंगे लेकिन कम आएंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, इस वजह से इसका हाइड्रेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना, वो आपसे किसी की भी हाइड्रेशन एनर्जी पूछे आप साइड से आंसर देना, चाहे वो एस ब्लॉक में एल्कलाइन मेटल की पूछे चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल की पूछे, ठीक है। तो ये आपका सही है स्टेटमेंट, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्कलाइन मेटल्स। अब की बार वो अल्कलाइन मेटल्स के लिए आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सी लाइन सही है कौन सी गलत। पहली लाइन, ओनली Li प्लस कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ ये बात तो सही है, पूरे अल्कली मेटल्स में लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन लगा पाता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी एस ब्लॉक में इतनी ज्यादा होती नहीं, थोड़ी बहुत ही रहती है, लेकिन उनमें भी Li में ज्यादा होती है। देखो मैंने यहां भी लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विद मोइस्ट एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। ये तो अगली लाइन, इसको काट देना भाई, ये जो बोला है ना। तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंपैरेटिवली पूछे तो Li जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा, वो देखो आपको मैंने अगर याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी बताई थी, आप वहां से भी अपना आंसर दे सकते हैं और चाहो तो ये क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, देखो आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद रखना है ECS को, ECS से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का आंसर देना होता है, रिएक्टिविटी का आंसर देना होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है वहां पे। अगला है, इन ड्राई एयर ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड व्हाइल अदर एलिमेंट्स गिव्स ओनली ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात। एल्कलाइन मेटल्स में जितने भी हैं Li, Na, K, Rb, CS, Fr, उनमें लिथियम जो है जब एयर से इसकी रिएक्शन होती है, ड्राई एयर से, ध्यान से सुन लो, ड्राई एयर बोल रहा है, ड्राई यानी सूखी एयर, मोइस्ट नहीं है, तो ध्यान से सुन लेना, कहीं वो ड्राई एयर पूछ रहा और तुम मोइस्ट एयर समझ के या मोइस्ट एयर पूछ रहा और ड्राई एयर समझ के क्वेश्चन कर आओ। भैया जल्दबाजी मत करना, सोच के काम करना। इसीलिए मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जहां आपकी गलतियां होती हैं, जिनके चांस बन रहे हैं इस बार। तो ड्राई एयर के साथ ओनली लिथियम जो है वो नाइट्राइड और ऑक्साइड देता है, बाकी सारे इसके ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्साइड ही देते हैं। यहां देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विद मोइस्ट एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स एज फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या लिखा है यहाँ, मोइस्ट एयर के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो कार्बोनेट मिलेंगे और उनमें भी बेरिलियम ये काम नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? बाकी तो सब कार्बन, मोइस्ट एयर है भाई, वो ड्राई एयर था, ये मोइस्ट एयर है। नीचे देखो, LiBeMg गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड विद ड्राई एयर, अदर गिव्स ओनली ऑक्साइड।
अब देखो आ गई ना वही बात जो मैं बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं कि ड्राई एयर पूछे तो ये जवाब देना, मोइस्ट दे पूछे तो अलग जवाब देना। मोइस्ट एयर के साथ तो सारे कार्बोनेट्स बनाते हैं एक्सेप्ट बीई, और ड्राई एयर के साथ लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है नाइट्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं, और बाकी सब केवल ऑक्साइड बनाते हैं। भैया छोटी छोटी बातें हैं, गलतियां मत कर देना, दिमाग में रखना इन चीजों को। और वैसे भी देखो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम इन तीनों में बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं। इनके जो एनोमैलस बिहेवियर उनको याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस बन रहे हैं इस बार सवाल आने। लिथियम, मैग्नीशियम, और इनका रीजन क्या है? इसका रीजन इनका साइज ही है बस, और क्या। और दूसरा इनका जो इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो इनका रीजन। समझ में आ रही है? तो डायगोनल रिलेशनशिप मैं आपको बता चुका हूं पीछे, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इनके एनोमैलस बिहेवियर को देख लेना, मैं बार बार समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इन ड्राई एयर ये हो गया बात सही। अगला है KRbCs फॉर्म्स MO2 टाइप सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल, देखो लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, इसलिए ये तीन ही बनाते। सही कह रहा है। दीज आर पैरामैग्नेटिक इन कलर, तो बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होते हैं। O2 है तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं। अब O2-2 इनकी पैरामैग्नेटिक टेंडेंसी मैंने MOT में सिखा दिया। अब उनके बारे में टाइम नहीं लगाना है बेटा, टाइम बहुत कीमती, मैं खराब नहीं करूंगा आपको, उनको देख लेना, वैसे आपको याद होगी। इसका मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोवेलेंटिक हाइड्रेट? बेटा लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था ना, ड्यू टू छोटा साइज, स्मॉल साइज, इनमें पोलराइजेशन ज्यादा करने की टेंडेंसी होती है और इनके अंदर कोवेलेंटिक टेंडेंसी आ जाती है। इसलिए ध्यान रखें, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स कोवेलेंटिक होते हैं, बाकी सब आयोनिक होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड। और ये कोवेलेंटिक मतलब इनमें बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें कोवेलेंटिक टेंडेंसी आ जाएगी, आप ये कह दें। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड रिएक्ट विद मोर हैलोजेंस एंड कन्वर्ट इनटू पॉलीहैलाइड्स? पॉलीहैलाइड जानते हैं आप? जैसे मान लो Ki को मैंने I2 के साथ, आयोडीन के एक्सिस के साथ रिएक्शन करा दी तो Ki3 बना लेगा, ये काम Ki कर सकता है। आप इनको मत ले लेना, ये नहीं बना सकते पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड बनाने के लिए भी स्पेशल कंपाउंड है, K है, Rb है, CS है, ये पॉलीहैलाइड बना सकते हैं। पोटेशियम का हैलाइड ले लो, आरबी का हैलाइड ले लो, सीजियम का हैलाइड ले लो, ये क्या बना सकते हैं? पॉलीहैलाइड। लिथियम पॉलीहैलाइड नहीं बनाएगा, बेरिलियम पॉलीहैलाइड नहीं बनाएगा, दिमाग में रख लीजिए इस बात को। नीचे देखो यहां लिख रखा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड भी बनाता है। देखो KRbCs ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। स्टेबिलिटी पूछ ले कोई तो नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो नेचर में सबके नॉर्मल ऑक्साइड ही मिलते हैं, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड तो कम होते हैं। परऑक्साइड कम है, सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल है। CaO2, SrO2, BaO2, जैसे आपने अभी Na2O2 बनाया ना, वैसे इनके भी परऑक्साइड बनते हैं। ये इनके परऑक्साइड जान गए ना आप? अरे परऑक्साइड O2-2, जैसे H2O2 होता है वैसे Na2O2 होता है, वैसे CaO2 होता है, क्योंकि इनकी तो वैलेंसी 2 है ना, Ca की वैलेंसी 2 है, Sr की वैलेंसी 2 है, तो इनका फॉर्मूला इस टाइप का बनेगा, तो याद रखना। अब अगला सवाल देखिए, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। घूम गए दिमाग, वापस सुनो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सुन लो लाइन को ढंग से। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो बहुत सारी क्लासेज आप तक पहुंच गई हैं, बहुत सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इनऑर्गेनिक की भी क्लासेज आ गई हैं आपके पास। देखो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत अच्छे चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक की जान है, ये मान लीजिए। दीज आर द हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा कहना है कि अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से किया है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अभी एक चैप्टर है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो देखो एनटीए ने सिलेबस में चेंजेस किए हैं, आपको मालूम है कि बहुत सारी चीजें कट गई हैं। तो अब लेकिन सिलेबस में चेंज होने के बाद नीट का जो पेपर अब होने वाला है, ये
इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा इन ब्लॉक से, ये अभी देखो क्लियरली कह पाना सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री है ही, केमिस्ट्री में कोई भी चीज किसी भी चीज से आइसोलेट नहीं होती, सब कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई चीज पी ब्लॉक साइड से नहीं आ रही है तो हो सकता है वो पीरियोडिक टेबल की साइड से पूछ ली जाए आपसे, केमिकल बॉन्डिंग साइड से पूछ ली जाए, तो मतलब रिस्क मत लेना। देखो मेरा कहना तो ये है कि मैं कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो तो अपन करेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक ज्यादा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, इधर उधर से कहीं भी कोई किताब या एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को तो आप एक बार देखें, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं कौन सी चीज पूछ ले। देखो कोई मालूम थोड़ी ना है उनका कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे। वैसे तो हमको पता है कि भाई ये चीजें कट गई हैं, हमने देख भी लिया, लोगों ने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिए हैं ऑनलाइन एनटीए की जो साइट है उस पे भी दे रखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रिस्क ना लें, एक दो रिवीजन तो आप जो है कर ही लें पूरा, और किससे कर लें, एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से करें। अब देखो मैं आपको पी ब्लॉक के कुछ काम के चुनिंदा टॉपिक और कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे कि देखो पी ब्लॉक में हम सब जानते हैं पी ब्लॉक क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होता है पी ब्लॉक, बोरोन से लेके यहाँ तक देखो इनर्ट गैस तक की पूरी जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे, ये सब के सब जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स माने जाते हैं। अब पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रटो मत रटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाउंड्री पे जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ना, इनको तो आप याद करना विद देयर एटॉमिक नंबर। जैसे He का एटॉमिक नंबर मैंने 2 लिखा है, Ne का 10, Ar का 18, Kr का 36, Xe का 54, Rn का 86, Og का 118। इसी तरह बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह इस फैमिली में आ जाओ, बोरोन फैमिली में ये 5, 13, बीच वालों के आप भले ही याद ना रखें, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो कम से कम बाउंड्री पे जो एलिमेंट्स है उनको तो याद रखें। अब देखो बहुत सारी चीजें तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में केमिकल बॉन्डिंग में समझा चुका हूं, इसलिए बहुत सारा तो अब इसमें दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से इनको देख लेना। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिसिटी के अंदर पड़ी थी हमने, मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर की बात की थी वहां पे, तो हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ती है और मेटेलिक टेंडेंसी घटती है। तभी तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें ज्यादातर नॉन मेटल्स, हालांकि इनमें जो है मेटेलॉइड्स भी हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की कैटेगरी ज्यादा है, इसके अंदर नॉन मेटल्स ज्यादा मिलेंगे आपको यहाँ। इसके अलावा इनके अंदर मेटेलिक टेंडेंसी भी होती है, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और थोड़े से मेटेलिक टेंडेंसी वाले हैं, जैसे ये मेटेलिक टेंडेंसी दिखाते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक नेचर बढ़ती है। मेटेलिक नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। अब एक समस्या और आती है पी ब्लॉक के अंदर, हेवियर एलिमेंट्स के अंदर, नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर, जो मैं बता चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कि भाई ऊपर वाले एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है उसी ग्रुप में नीचे जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी से या ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा रहती, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऊपर वालों से 2 कम रहती है, एक पेयर इनर्ट रहता है उनका। एस जो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस की ओर हाईली अट्रैक्ट होने की वजह से वो इनर्ट हो जाते हैं, डोनेट नहीं हो पाते, इसलिए वो केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वो एक इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का भी देखो सिंपल सा है, फिजिकल स्टेट सबकी, अब फिजिकल स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो कोई गैसियस एलिमेंट है तो कोई सॉलिड एलिमेंट है, तो जनरली तो देखो गैसियस और सॉलिड एलिमेंट्स ही ज्यादा मिलेंगे, लिक्विड एलिमेंट्स भी हैं पीरियोडिक टेबल में लेकिन वो कम है। फिर भी इनकी फिजिकल स्टेट्स आपको याद रखनी है कि भाई बोरोन किस स्टेट का मिलता है, कार्बन नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन अब जानते हैं नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऐसे He, Ne, Ar, K सबके सब इनर्ट गैस है, तो गैसियस एलिमेंट्स है, तो गैसियस एलिमेंट्स हैं। कोई लिक्विड एलिमेंट है जैसे मरकरी है, मरकरी Hg, अब वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ये छोटे छोटे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपको लर्न करनी है। एटॉमिक रेडियस के बारे में बताएं, तो
तो अब ये कोई नई चीज नहीं है, अब मैं तो देखो वैसे आपको बता रहा हूँ, मुझे मालूम है आप भी वीडियो को फटाफट स्किप करके देखोगे, क्योंकि ये चीजें तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो इनमें ज्यादा आप टाइम खराब नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, समय कम है तो अपन बहुत ज्यादा इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल स्टेट के बाद एटॉमिक रेडियस में भी हमने पढ़ा है कि भाई पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है, ग्रेजुअली चेंज होता है साइज, है ना। और इनर्ट गैस में हम जाते हैं तो वो वॉन डर वाल रेडियस होती है, तो वॉन डर वाल रेडियस की वजह से वहां पे साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वॉन डर वाल रेडियस की वैल्यू ज्यादा रहती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से उनमें साइज इंक्रीज होता जाता है, ये सब बता दिया है मैंने। फिर आ जाइए, अब एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना। जैसे आपको मैंने इनमें एक्सेप्शन बताया था, देखो यहाँ कहाँ आया था, जीए से पहले, अब देखो जीए और एल में एक्सेप्शन आ जाता है, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं, आपको बता रखा है मैंने। तो इनका साइज पूछ सकता है, कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स का साइज पूछ सकता है, नाइट्रोजन फैमिली का पूछ सकता है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर पूछ सकते हैं, सब बता रखा है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो देखो मैंने सबके ट्रिक बता रखे हैं, आप देखना जाके पीरियोडिक टेबल में, मैंने आपको बोरोन फैमिली का भी, कार्बन फैमिली का भी, नाइट्रोजन फैमिली का भी, सबके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर लिखा रखे हैं और इनके बारे में बताया था कि इनमें कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। जैसे एन और ओ में एक्सेप्शन आ जाता है, आता है कि नहीं आता आईपी के अंदर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो एफ और सीएल में एक्सेप्शन आता है, ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है, सल्फर ऑक्सीजन में। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने वो बता दिए हैं, इनमें आप टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करना। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी अभी बताया था मैंने, हर एक ग्रुप के अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कई ग्रुप में ऐसे भी हैं जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में 3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 5 भी होती है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, 5 की बढ़ जाती है। अब देखो फास्फोरस है 5 दिखाता है, नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सल्फर की बात करें तो सल्फर को देखो आप 2, 4, 6 3 तरह की कोवैलेंसी दिखा देता है। आप देखो SF2 भी बन जाता है, SF4 भी बन जाता है, SF6 भी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? क्यों? क्योंकि इसके जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल निकल के डी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं एक्साइट होके। तो 2 से 4 हो जाती है वैलेंसी शेल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 से 4, 4 से 6 हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल निकल के पी में से और डी में चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड हैं, जो वैलेंसी को शो करते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती चली जाती है। इसी तरह फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन फैमिली के अंदर क्लोरीन को देखिए आप 1, 3, 5, 7 तक दिखाता है। अरे क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन होता है कि नहीं? क्लोरीन देखा है ना, FClBrI क्लोरीन। तो क्लोरीन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में NH2NP5 आता है। तो देखो वैलेंसी शेल में सारे हैलोजन फैमिली के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट कर सकता है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकल निकल के डी में जाता रहता है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज होती रहती है। 1 से 3 हो जाती है, 3 से 5 हो जाती है, 5 से 7 हो जाती है। सब जानते हैं। तो कई तरह की कोवैलेंसी दिखाता है। हैलोजन फैमिली, सॉरी, इनर्ट गैस फैमिली के अंदर वैसे तो देखो इनर्ट गैस कहते हैं इनको, क्योंकि ये इनर्ट होती है, क्योंकि रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सॉरी होता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्यों रिएक्शन करेगी? जब जो ऑलरेडी स्टेबल है उसे क्या जरूरत पड़ रही है किसी के साथ बॉन्डिंग करने की? हाँ, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ जो हैवी एलिमेंट है इनर्ट गैस में, वो छोटे हैलोजन, छोटे एटम जो होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट जैसे हैलोजन है, ऑक्सीजन है, उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे Xe की बात करें, फ्लोरीन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है।
जनरली तो आपसे कोई पूछे ना कि क्या इनर्ट गैस रिएक्शन करते हैं, तो आप कहते हैं भाई नहीं, इनर्ट गैस तो इनर्ट ही होते हैं, रिएक्शन नहीं करते। लेकिन आपसे कोई कहे कि भाई इनर्ट गैस के कंपाउंड बन ही नहीं सकते, तो ये गलत बात है। XCOF4 बनता है, XCF6 बनता है ना। तो कहने का मतलब ये बनाते हैं, कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन इन जनरल केसेस नहीं बनाते, है ना। फिर आ जाइए आगे, कैटेनेशन नेचर। कैटेनेशन नेचर का मतलब है कि एलिमेंट का एलिमेंट से जुड़ने की टेंडेंसी। जैसे कार्बन से कार्बन जुड़ता चला जाता है, लंबी लंबी चेन बना लेता है, इधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया, ऊपर जुड़ गया, नीचे जुड़ गया, और साइड चेन बना लेगा, लंबी चेन बना लेगा, साइक्लिक बना लेगा, इस साइक्लिक बना लेगा, दुनिया भर की चेन बना लेता है। तो सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन नेचर होती है ना बेटा, तो कैटेनेशन नेचर ज्यादा तो कार्बन फैमिली की होती है, बाकी में तो इतनी ज्यादा नहीं होती। और कार्बन फैमिली में भी सबसे बड़ी जो कैटेनेशन नेचर है वो कार्बन की होती है। तभी तो कार्बन अपने आप में बहुत बड़ी केमिस्ट्री तैयार कर लेता है। आप देखो कार्बन कार्बन मिलके आपस में 20 लाख कंपाउंड बना चुके हैं अब तक, 20 लाख, मोर देन 20 लाख। बल्कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, नाइट्रोजन से जुड़ता है, कार्बन कार्बन से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल से जुड़ता है, ट्रिपल से जुड़ता है, हर तरह के बॉन्ड, हर तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म दिखाता है। दुनिया भर की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज कार्बन के अंदर और कार्बनिक कंपाउंड के अंदर होती है। इसी वजह से इन सारे कंपाउंड्स की संख्या जो है बढ़ के 20 लाख से भी ज्यादा हो गई। अब लगाओ पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या, नंबर्स ऑफ टोटल हाइड्रोकार्बन्स अगर देखें तो मोर देन 20 लाख। अब बताओ, सोचने की बात है, अकेला कार्बन हाइड्रोजन मिलके 20 लाख से और उससे भी ज्यादा बना देता है, और बाकी के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स मिलके 2 लाख से ज्यादा कंपाउंड नहीं बना पाए। लगभग 2 लाख कंपाउंड बनाए बाकी सबने मिलकर। और अकेले ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अगर देखें तो 20 लाख से भी ज्यादा है। तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बनाई गई, तभी तो एक केमिस्ट्री का ब्रांच बना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कैटेनेशन नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बन में फैमिली में होती है, और कार्बन फैमिली में भी कार्बन में होती है। इसके अलावा भी होती है, जैसे नाइट्रोजन में भी होती है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ऑक्सीजन में भी होती है, सल्फर में भी कैटेनेशन नेचर, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन में होती है। चलो अब मैं 2-3 सवाल आपको कराता हूं, अच्छे अच्छे सवाल है, थोड़ा सा इन पे ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट मैंने यहां लिखे हैं जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा कि ये बहुत काम के हैं, याद करने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए इसके बारे में, वो मैंने यहां लिखे हैं। आप इनको भी देखना और एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करना। देखो, इनऑर्गेनिक के ब्लॉक्स हैं ये, इसमें कोई भी गैस नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉक्स यानी कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, अब एस ब्लॉक तो है नहीं आपके, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये तो इंफॉर्मेटिक है बेटा, इसमें क्या समझोगे आप, ये तो इंफॉर्मेशन है। आपको इंफॉर्मेशन पता है तो कर दोगे, नहीं पता है तो गलत करोगे। इसलिए इंफॉर्मेटरी जो चीज होती है ना, उनको तो रिवीजन ही ज्यादा देना पड़ता है। आप 4-5 रिवीजन करो इनके साथ, तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। घबराओ मत, कम टाइम है, इसलिए बहुत अच्छे से कम रिवीजन में काम बन जाए, 2-3 रिवीजन में काम हो जाए, इस तरह से याद करो। अब आपको याद तो हो गई होंगी चीजें, रिवाइज ही तो करना है ना। पहली लाइन है, ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट फॉर्म्स X2O3, X2O4, X2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। 15th ग्रुप की बात करें तो आप देखो, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, इसकी बात चल रही है। इसकी देखो, ये तो देखो मैं बताऊं आपको, ये तो है 13, ये है 14, ये है 15, 16, 17, 18। ये जो नंबरिंग दी गई थी ना, ये वाली नंबरिंग, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये IUPAC ने किया था, ठीक है ना। तो पहले मेंडलीव ने तो अलग तरीके से किया था, बाद में IUPAC ने सबको 1 2 3 4 5 18 तक नंबर दे डाला, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट, जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये कह रहा है कि ये तीनों चारों तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। N2O3 बनाता है, मान लो मैंने N X की जगह N मान लिया, तो N2O3 बन गया, N2O4 बन गया, N2O5 बन गया। तो ये कह रहा है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स करते हैं काम। ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट्स X2O3, X2O4, X2O5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे मैं फास्फोरस की बात करूं तो P2O3 बनता है,
P2O4 बनता है, P2O5 बनता है। ये ऐसे कहना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहा है ये, पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म्स X2O3, X2O4, X2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। हाँ, कुछ के ऑक्साइड्स ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं या लीस्ट स्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं, हाँ, लेकिन बनाते जरूर। दूसरी लाइन है एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर के बारे में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है, आप देखना। किसी को ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या ये चीजें, ये टॉपिक बहुत अच्छे से और ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ना है तो आप पीडीएफ डाल रखिए मैंने ऐप के अंदर, आप उन पीडीएफ को भी देख लीजिए। उन सारी पीडीएफ के अंदर एक एक चीज लिख रखी है। अगर आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए तो, कि सर मुझे तो पूरा देखना है इसके बारे में, तो आप उसको पीडीएफ को चेक करें, उसमें सारी चीजें दे रखी है। एसिडिक नेचर N2O5 की सबसे ज्यादा, P2O5 की उससे कम, ASB की सबसे कम। तो ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, वैसे वैसे एसिडिक नेचर घटती है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है क्या, कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। घूम गए दिमाग, वापस सुनो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सुन लो लाइन को ढंग से। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो लाइन ठीक है ये। अगला है पॉइजनस नेचर। देखो अमोनिया PH3, वैसे अमोनिया पॉइजनस नहीं है, यह बहुत कम है, लेकिन आप और नीचे जाओगे NPAS, SB, तब ये मान लो कि उनकी पॉइजनस नेचर बढ़ती चली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही लाइन है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें इनके हाइड्राइड्स की, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, फिर PH3, फिर ASH3, आप नीचे जाओ NPAS, SBBI, तो SBBI ये तो रूम टेम्परेचर पे टूट जाते हैं, इतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होती है। NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, H बॉन्डिंग भी होती है इसके अंदर, ध्यान सुना है ना आपने, सही है लाइन। फिर है रिड्यूसिंग नेचर। बच्चों रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ती है, ये भी बहुत बढ़िया लाइन है, खूब इस पे सवाल पूछे गए हैं, आपको आगे भी याद रखना है। रिड्यूसिंग नेचर कभी पूछ, अभी ऐसे भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे इसके लिए पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल थर्मल स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट थर्मल स्टेबल कंपाउंड, थर्मल स्टेबल हाइड्रेट। तो कोई जरूरी नहीं है मैंने जैसे लिखा है वैसे ही पूछे, वो किसी भी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉइजनस कंपाउंड, मोस्ट पॉइजनस हाइड्रेट, समझ में आ रहा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको इसलिए लिखी है लाइन, क्योंकि ये लाइन मुझे आप तक पहुंचानी थी, मुझे बहुत अच्छी लाइन लग रही है इस बार के लिए, पूछे जाने के चांस लग रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। इट मींस ऑल लाइन्स आर, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ये मेरा पहला सवाल। अब ये पांचों लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब ये किस तरह से पूछी जाएंगी ये मैं नहीं कह सकता, हाँ इनके चांस बनते हैं, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगली लाइन है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन फिर से वही सवाल मैंने आपसे कहा, आपको कुछ फिर लाइन मैंने दे रखी। पहली लाइन, ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर कोवेलेंट। नाइट्रोजन फैमिली के सारे ट्राई हैलाइड कोवेलेंट होते हैं, BiF3 को छोड़ दो, NPAS, SB, ओ माय गॉड, सही कह रहा है, क्योंकि कोवेलेंटिक टेंडेंसी ऊपर से नीचे घटती है, आयनिक टेंडेंसी बढ़ती है। तो ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर कोवेलेंटिक सही है, बस BiF3 को छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शनल है। बिल्कुल सही लाइन है ये, सारे के सारे हैलाइड्स कैसे होते, कोवेलेंटिक नेचर के होते, बिल्कुल ओके लाइन। अगला है, बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म
स्टेबल पेंटाहैलाइड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था NPAS SBBI, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 3 5 3 5 3 5 3। ये 3 क्यों रह गया जबकि सबकी 5 5 हो गई थी यहां? तो ये इसीलिए रह गया कि बिस्मथ के वैलेंसी शेल में जो NS2NP3 है ना, ये NS2 का जो पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का, ये इनर्ट हो जाता है। इनर्ट इन द सेंस मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ये डोनेट नहीं कर पाता, ये एलिमेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर देता है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 3 तो गए, 3 जाने की वजह से इस पे +3 तक तो आ जाता है, लेकिन फिर +5 नहीं बन पाता, और ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है कि बिस्मथ स्टेबल पेंटाहैलाइड, ध्यान रखें, स्टेबल पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। दिस इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, करेक्ट लाइन। ठीक है, अगला, PCl5 इज मॉलिक्यूलर इन गैस एंड लिक्विड। बिल्कुल ठीक है, PCl5 मॉलिक्यूलर होता है गैसियस और लिक्विड फेज में, लेकिन सॉलिड फेज में क्या होता है? बट इन सॉलिड स्टेट प्रेजेंट एज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो, इस टाइप का एक आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक सॉलिड बना लेता है, जिसमें P जो है टेट्रावैलेंटिक और हेक्सावैलेंटिक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो प्लस माइनस मिलके आप जब PCl5 को तोड़ते हैं ना, तो PCl3 और Cl2 में टूटता है। इसी तरह P के बाद NPAS-SBBI होता है ना, NPAS-SBBI। इसी तरह SbCl5 को जब तोड़ोगे ना आप, SbCl5 को, तो ये SbCl4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये ध्यान रखना। इसी तरह जब PCl5 को जब आप सॉलिड स्टेट में लेते हो ना, तो वो टूट के PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट होता है। इट मींस PCl5 नहीं रहता सॉलिड स्टेट में, P2Cl10 हो जाता है। समझ गए? तो P2Cl10 जब टूटता है तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सवाल नीट में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, आप देख लेना पेपर। एक पायरोफॉस्फोरिक एसिड हैज POP लिंकेज। तो देखो, एक हिंट मैंने दे रखा है, आपको याद रखना। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 तो इसमें हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 और एक ये रही बीच में 7, इसके अंदर ऑक्सीजन है और P2 है, तो H4P2O7 ये इसका फॉर्मूला है। इसमें एक लिंक POP का बन जाता है। इस तरीके के लिंकेज वाले सवाल भी पूछे गए हैं कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखें। यह भी पूछा जाता है कि किस टाइप का लिंक है, किसके अंदर PP लिंकेज है, POP लिंकेज है, इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं पहले, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना इस चीज को। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि चारों स्टेटमेंट फिर से करेक्ट। ठीक है, मैं आपको वो काम की चीजें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉक्स को लेकर रहती है कि सर P ब्लॉक और D ब्लॉक में से क्या याद करें, क्या छोड़ें, समझ नहीं आता, कितना याद करना है, मतलब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, अब मतलब कहां तक याद करें। तो इसलिए मैंने थोड़े से सेलेक्टिव चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखो, मैं तो गॉड से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाए। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दे दूं, मेरी और मुझे उम्मीद है कि इनमें से मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इनऑर्गेनिक के लिए आपसे कहूंगा कि आप NCERT को भी फोकस में रखें, है ना बेटा, उसको भी देखते रहें, क्योंकि ऐसा तो भाई अपन ये तो सोच के नहीं जा सकते ना कि अपन जो याद करके जाएंगे वो ही आ जाए। अच्छी बात है, आएंगे आ जाएंगे, अच्छी बात, लेकिन हमें तैयार तो रहना है ना, रेडी तो रहना है ना कि कल को वो चीजें नहीं आए जो हम पढ़ के जा रहे हैं, कुछ और आ जाए या उनसे मिलता जुलता कुछ आ जाए, तो हमें प्रिपेयर होके तो जाना पड़ेगा ना कि हम
तैयार हैं हर तरीके से कि भाई कोई अगर सवाल इस टाइप से ना आके बदल के आ गया तो हम उसको भी सही कर देंगे। तो उस लेवल की तैयारी तो करनी ही है अपने को। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको मैं स्टेटमेंट नहीं सिखा रहा, मैं आपको बस वो लाइंस बता रहा हूं। वो जनरली पी ब्लॉक से सवाल इसी टाइप का आता है, मैंने इसीलिए इस टाइप का सवाल ही लिखा है। एक तो तरीका बनता है कि भाई मैच कर दो लाइंस को, इधर वाली चीज को इधर वाली, तो इससे मैचिंग वाला भी बन सकता है। भाई एक तरफ थर्मल स्टेबिलिटी लिख दे, रिड्यूसिंग नेचर लिख दे, एक तरफ ऑर्डर लिख दे और मैच करने के लिए बोले, तो ये भी हो सकता है। इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा कि वो आपको ऐसे, इसमें सारे तरह के सवाल हो जाएंगे आपके, ठीक है, अगर ये याद हो गई तो। एक्सेप्ट H2O अदर हाइड्राइड्स कलरलेस पॉइजनस गैसेज इन ऑक्सीजन फैमिली। मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड है जैसे H2O, H2S, H2Ac, H2Te, OSACTE, PO, ठीक है ना, H2PO। अब देखो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। अब देखो सल्फर 2 भी दिखाएगा, 4 भी दिखाएगा, 6 भी दिखाएगा, ये सब ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन नीचे वाले में गड़बड़ हो जाएगी, फिर वही लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वही चीजें रिपीट हो रही है, सब में अलग अलग तो हो नहीं सकती ना, प्रॉपर्टी तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना एक दूसरे से। तो ये कह रहा है कि H2O को छोड़कर बाकी सब पॉइजनस गैसेज हैं, बिल्कुल सही है, केवल यही है जो लिक्विड है और पीने के योग्य है, हम पीते हैं इसे, ये कोई पॉइजनस चीज नहीं है, बाकी इनमें पॉइजनस टेंडेंसी होती है। बिल्कुल करेक्ट लाइन। अगली है थर्मल स्टेबिलिटी। तो अभी देखो H2O, H2S, यहां क्या लिखा था थर्मल स्टेबिलिटी, NH3, PH3, ASH3, घटती हुई दिखाई थी ना, यहां भी घटती हुई दिखाएंगे। वही तो हाइड्राइड फैमिली है ना, ये भी हाइड्राइड्स हैं, वो भी हाइड्राइड्स हैं, वो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स थे, ये ऑक्सीजन के हाइड्राइड है। तो ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी इनकी भी घट रही है, इनकी भी घट रही है, ठीक है ना, सही है। कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर H2S, H2Ac, H2Te। H2O रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, मैं बता दूं, H2O रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, जीरो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है। H2Te सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इनमें तीनों में। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ SO2, SeO2, TeO2। तो देखो वही चीजें यहां बताई थी मैंने, यहां भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही थी ना ऊपर से नीचे, तो यहां भी देखो कम हो रही है, SACTE, ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो ये भी वही है। मतलब मैं आपको ये नहीं भी बताता तो मैंने पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में इतने अच्छे से इन चीजों को रिवाइज कराया है कि आप वहां से भी इनको सही कर सकते थे। नेक्स्ट है SF6, SeF6 पॉसिबल है, लेकिन और दूसरे हेलोजेंस के साथ आप इस टाइप के हैलाइड्स नहीं बना सकते, हेक्साहाइलाइड। अब वो बनेगा भी कैसे, आप खुद बताओ। F के बाद Cl के बाद Br के बाद I तक जब आप जाते हो तो साइज भी तो बढ़ रहा है ना हेलोजेंस का। अब इतने मोटे मोटे हेलोजन I, इतने बड़े बड़े I, 6 I कैसे लगाओगे आप, अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा सल्फर, एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब ये है SF6, SeF6 तो पॉसिबल है, लेकिन इसकी जगह SBr6 होता, Si6 होता तो वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे सराउंडिंग एलिमेंट्स की साइज बढ़ती है तो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता चला जाता है ना। नेक्स्ट है गामा सल्फर नॉट सॉल्युबल इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। देखो 3 तरह के सल्फर हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर। इन तीनों के बारे में एक बार देख लेना आप। इन तीनों में से जो गामा सल्फर है ना वो CS2 में सोल्यूबल नहीं है, अल्फा और बीटा सल्फर तो CS2 में घुल जाते हैं, तो ये लाइन भी ठीक है। ओके बच्चों, तो याद रखना इन चीजों को, बहुत काम की चीजें हैं। एक्स्ट्रा आप कुछ भी पढ़िए, कोई मना नहीं है, इनको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो बोरोन और कार्बन फैमिली से मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। इनमें बहुत अच्छी अच्छी लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छे से सुनना और समझना इनको, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स।
थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर CF4 का सबसे ज्यादा होता है और इसका रीजन है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए C और F के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और C और I के बीच का बॉन्ड सबसे हल्का बनता है क्योंकि I का साइज ज्यादा है तो C और I के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो पहली लाइन ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मान लीजिए कॉमन हेलोजन ले लीजिए कि सबके अंदर अलग अलग हेलोजन लेने की बजाय सेम हेलोजन ले ली और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अलग अलग एलिमेंट ले लिए, तो वही बॉन्ड लेंथ के हिसाब से करना है वापस। आप देखो CH4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्योंकि C और X दोनों छोटे साइज के हो जाएंगे, या फिर X अगर कोई सब में पर्टिकुलर लोगे तो सब में तो X तो कॉमन ही हो गई, तो C भी तो छोटा है ना यहाँ पर, इसलिए बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी भी सबसे ज्यादा होगी, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। पहला भी ट्रू आ गया, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू आ गया, ये भी सही, ये भी सही। तीसरा है एक्सेप्ट कार्बन हैलाइड अदर हैलाइड्स ऑफ सी फैमिली आर इजीली हाइड्रोलाइज। कार्बन फैमिली को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे हैलाइड्स इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कार्बन हैलाइड को छोड़ दो, फैमिली को नहीं, कार्बन हैलाइड को, क्योंकि कार्बन जो होता है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, और जब हाइड्रोलाइज करोगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप सिलिकॉन का कर सकते हो, इसके अलावा आप जो है जर्मेनियम का कर सकते हो, एसएन का कर सकते हो, सारे के सारे हैलाइड्स का आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो सी के हैलाइड्स को छोड़ के। ये भी सही लाइन हो गई। SiF6-2, GeF6-2, PbCl6-2 ये सब बन जाते हैं क्योंकि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना सकते हैं क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो F- आके इन पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है ना? यानी कि ये एलिमेंट SiF4-2 जो है, सॉरी SiF6-2 जो है ये पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर SI है और SI के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर जाएगा और F- लुईस बेस की तरह काम कर जाएगा और तेरे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको समझा रखा है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अगला है ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर आपको देखनी है एक बार। ग्रेफाइट में लेयर के ऊपर लेयर होती है, तो ये अच्छे खासे जो है एक लेयर्स आपस में एक दूसरे पे सरकती रहती हैं, तो अच्छा खासा बढ़िया जो है लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। इसके अलावा कंडक्टर भी है क्योंकि इसके अंदर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री रह जाता है। डायमंड का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि कार्बन की स्ट्रक्चर वहां sp3 हाइब्रिडाइज होती है और sp3 होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल बनते हैं, बॉन्ड्स जो बनते हैं, यानी कि वो अच्छे बॉन्ड बनते हैं। 1.54 एंगस्ट्रॉम उनकी बॉन्ड लेंथ होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अच्छा होता है, तभी तो डायमंड का यूज हम ज्वेलरी वगैरह में करते हैं। तो देखो ये अब ये समझाने की चीज तो है नहीं, जनरल नॉलेज की है, इंफॉर्मेटिव है। शेप ऑफ C60 इज सॉसर बॉल एंड C70 इज रग्बी बॉल। बिल्कुल ठीक है, C60 और C70 की शेप बिल्कुल ऐसी ही होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली आर सॉलिड। देखो Ga को छोड़ दो, गैलिनियम को छोड़ दो, गैलिनियम का जो MP है वो बहुत कम होता है। अगर हथेली पे भी रखे ना इसको तो हथेली की टेम्परेचर से ही वो पिघल जाता है, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। बाकी सब तो जो है सॉलिड होते हैं, ये जो है पिघली हुई यानी मेल्ट स्टेट में मिलता है। बोरॉन हैज वेरी हाई MP ड्यू टू आइकोसाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें 12 बोरॉन एटम्स आपस में जुड़ते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है कि उसमें कितने सारे फेस हो गए? 20 फेसेज हो गए, ठीक है, सही लाइन है। एट हाई टेम्परेचर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म नाइट्राइड्स। बिल्कुल ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है नाइट्राइड बनाएंगे, B से Bn बनेगा, Al से Aln बनेगा। इसके अलावा इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर एयर में गर्म करें तो ये ऑक्साइड भी बनाते हैं, B2O3 Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट है IN एंड TL डोंट रिएक्ट विद एल्कली ड्यू टू बेसिक नेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो खुद बेसिक हो जाएंगे तो बेसिक कंपाउंड्स के साथ यानी कि एल्कली के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही लाइन है। एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 BCl3 BBr3 BI3 की यही होगी। देखो वैसे तो होनी तो BF3 की सबसे ज्यादा चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है BF3, देखो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन BF3 के बोरॉन के ऊपर जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है
तो बोरॉन के ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड के साथ, देखो अब ये बैक बॉन्डिंग होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसी तरह यहां पे भी लोन पेयर है वो इधर जाएगा, इसी तरह यहां पे जो F लगी हुई है इसका भी लोन पेयर इसमें जाएगा, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे F के, तो बैक साइड बॉन्डिंग हो रही है। तो इससे क्या नुकसान हुआ? इससे ये नुकसान हुआ कि बोरॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को काफी हद तक इन लोन पेयर्स ने पूरा कर दिया। अब डेफिशिएंसी कम रह जाएगी, यानी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी तो लुईस एसिड का काम कैसे करेगा? तो यही रीजन है कि BF3 की सबसे कम हो जाती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो तो F से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं होता, तो BF3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बिटवीन B एंड F, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ B, सो इस वजह से इस बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं रह पाती है या बहुत कम रह जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए तभी वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये है बैक बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना है। इस तरीके की बैक बॉन्डिंग को पी बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब बात यह थी कि सर BCl3 BBr3 Bi3 में नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। F की जगह Cl होगा, F की जगह Br होगा, F की जगह I होगा तो भी होगी, लेकिन समस्या क्या आएगी कि ये बैक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि B का साइज तो हो जाएगा बट I का साइज तो हो जाएगा बड़ा। I का तो बहुत बाद वाला p ऑर्बिटल लेना है, B का p ऑर्बिटल अंदर का लेना है, यानी कि छोटा सा p ऑर्बिटल, एक तो p छोटा है एक p बड़ा हो जाएगा, तो दो अलग अलग साइज के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, केमिकल बॉन्डिंग बता रखा है मैंने। इसलिए जैसे जैसे साइज बड़ा लेते जाओगे यहां बैक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। तो Bi3 में बैक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए B पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा रहती है, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया जा पाता, और यही रीजन है कि ये अच्छे खासे लुईस एसिड का काम कर जाता है। तो Bi3 सबसे ज्यादा हो गया। AlCl3 GaCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि AlCl3 GaCl3 AlBr3 इनके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन होते तो नेचर में एग्जिस्ट कैसे करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो दो लोग मिलके रहते, समझ में आ रही? जैसे AlCl3 ऐसे दो दो जुड़ जाएंगे, दो जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, और दो जुड़ेंगे तब जाके आपको जो है कंपाउंड मिलेगा, यानी Al2Cl6 बन जाएगा, Al2Cl6 बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा। तो डाइमर बनाने की टेंडेंसी होती है इनके अंदर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इट्स ओके, कोई दिक्कत है? AlCl3 Al2Cl6 की फॉर्म में मिलता है, GaCl3 Ga2Cl6 की फॉर्म में मिलता है, जैसे BH3 B2H6 की फॉर्म में मिलता है, बनाना बॉन्ड बना लेता है। बनाना बॉन्ड सुना ना आपने, बनाना बॉन्ड, ये BH3 हो गया। तो देखो BH3, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, ये हो गया, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से यहां से भी ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बॉन्डिंग हो गई, इस पे भी 2H इधर लग गए, इस पे 2H इधर लग गए, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाने की वजह से ये बनाना बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये इतना ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस ध्यान रखना BH3 B2H6 बना के रहता है, क्योंकि एग्जिस्ट करना है नेचर में, ऑक्टेट कंप्लीट करके रहना है। BF4 माइनस AlF6 माइनस 3 आर पॉसिबल, बट BF6 माइनस 3 नहीं। क्यों? क्योंकि यहां वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां वैकेंट d ऑर्बिटल है, लेकिन यहां वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से कहां से जोड़ोगे आप 2f को? भाई अलग से कहां से लाओगे? तो BF4 माइनस तक तो बन सकता है, लेकिन BF4 माइनस में और f नहीं जोड़ सकते अब आप, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल बचेंगे नहीं। तो एक F माइनस तो जुड़ जाएगा, यहां तो और भी जोड़ सकते हो आप, देखो AlF6 माइनस 3 तक बना दिया आपने, क्योंकि Al के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट, अब देखो बोरेक्स बीट टेस्ट एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, इससे B2O3 ग्लासी मास बनता है, मोती जैसा चमकता है वो बिल्कुल, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो अलग अलग कलर देता है, और इस तरह से टेस्टिंग हो जाती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोरेक्स बीट टेस्ट अच्छा है, एक बार देख लेना। जब बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं और उसमें Mn मिलाते हैं, FeCO NiCu डालते हैं, तो ये अलग अलग कलर देते हैं। देखो मैंगनीज वायलेट कलर देगा, Fe ग्रीन कलर देगा, CO ब्लू कलर देगा, Ni ब्राउन कलर देगा, Cu ब्लू कलर देगा। बिल्कुल सही लाइन है ये कलर भी आपको याद करने, कलर्स पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, अभी जो B2H6 की स्ट्रक्चर बनाई थी ना मैंने, ये वाली,
ये बनाई थी ना B2H6 की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर में ये जो BH बॉन्ड है ये तो अलग डिजाइन के, अलग टाइप के हैं, और ये BH बॉन्ड अलग टाइप के। तो ये वाला तो बनेगा BHB, इधर ये बन गया BHB। 3 एटम मिले, देखो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, और इलेक्ट्रॉन काम में आए केवल 2, इसलिए इस टाइप का जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला बीच में, इसे तो कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर यानी कि 3 चीजें मिली, 3 सेंटर मिले और 2 ही इलेक्ट्रॉन से ये अट्रैक्शन होके बॉन्ड बन गया, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये कह रहा है कि 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड है टर्मिनल बॉन्ड 1 2 3 4, ये तो जैसे रेगुलर बॉन्ड होते हैं वैसे ही है, जिसमें 2 सेंटर मिले हैं, 2 एटम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और बॉन्ड बना लिया। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड है जिसे बनाना बॉन्ड कह रहे हैं, ये जो बॉन्ड है ये अलग है। इसमें 3 एटम काम में आते हैं बॉन्ड बनाने में और 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, इसलिए ये वीक बॉन्ड होता है। ये बन गया देखो BHB BHB। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, ये लाइन भी सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन तो हो गए बोरॉन और कार्बन फैमिली से। और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा ना बस उन चीजों को बताऊंगा जो मुझे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है बेटा, अब इसका क्या करोगे? क्यों, क्या दिक्कत है? इस पे तो इलेक्ट्रॉन हुए नहीं, देखो इस पे तो हुए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 ही रह गए, अब क्या करोगे? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा, बीच वाली को और देख लेते हैं, इसका तो हो गया ना काम। हाँ, इसका तो काम हो गया, इसका तो हो गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो हो गया। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखो एक बहुत ही शानदार सवाल लेके आया हूं आपके लिए, और ये खूब आता है, बहुत सारे बच्चे इससे परेशान भी रहते हैं। NO2 NO2 प्लस NO2 माइनस N3 माइनस, ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड मैंने या आयन लिया है, जिनके ऊपर कई बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं और कई बार उसकी मान लीजिए बॉन्ड एंगल पूछ लिया, उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से बनता रहता है, आता रहता है, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे करें। भूल जाते हैं वो कि आखिर करना क्या है, इसके एंगल को कैसे निकालना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। तो मैं आपको ये छोटा सा टॉपिक है वो समझा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सवाल लेके आया हूं। अब देखो, जैसे पहली स्ट्रक्चर दी है इसने NO2 की। अब NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, सब जानते हैं NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर को कैसे बनाए? अब मान लो आपको यही पूछ लिया जाए कि भाई इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस टाइप की डिजाइन चीजें आपसे पूछी जा सकती है। स्ट्रक्चर दे दी जाए, डिजाइन पूछी जा सकती है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है, क्यों कम हो जाती है, क्यों ज्यादा हो जाती है रियल बॉन्ड एंगल से। तो वो इस टाइप के सवाल पूछ लेता है। अब जैसे NO2 की बात करें तो NO2 में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में सब जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। H He Li Be BCN, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो N का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, मुझे मालूम है सब बच्चों को आता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब देखो ये इसका वैलेंसी शेल हो गया, जिसके अंदर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 की जगह यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि 2s2 2p4, तो 2s2 2p4। अगर मैं देखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर 1s2 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन बनता है, क्योंकि H He Li Be BCNO
ओ माय गॉड, ओ 8 नंबर पे आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका बनेगा 1s2 2s2 2p4। तो ये चाहिए थे मुझे, इनकी बात कर रहा हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए मुझे, नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के 6 + 6 कर दिया मैंने। सो इजी। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करता हूं तो वो आते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि लुईस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसका एक्सेप्शन भी, उसकी लिमिटेशंस भी मानी जाती है इसे, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में भी। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके में मैं समझा चुका हूं, आप केमिकल बॉन्डिंग वाला वीडियो देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि जब ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक जोड़ दिया मैंने, एक प्लस कर दिया, तो +1 करते 2 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3। 3 का मतलब है sp2, इसका मतलब नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम पे निकाला जाता है। तो NO2 का सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम है। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 + 1 किया, 2 से डिवाइड किया, टोटल 3 आया। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो एक सवाल तो ये बन गया कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कैसे निकालें। दूसरी चीज, अब इसकी स्ट्रक्चर यानी कि इसकी शेप। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जब हम देखते हैं ज्योमेट्री, तो ट्राइगोनल होता है, एक तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। तो मैंने इसी तरीके से इसको अरेंज किया, एन पे एक ओ, दूसरा और एक तरफ लोन पेयर लगा दिया, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ना वो वाला। वो तो पेयर्ड है नहीं ना, क्योंकि 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके इस O के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों किया आपने, जब इधर वाली O के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इधर वाली के साथ भी डबल बॉन्ड बना देते, कहां दिक्कत आ रही थी आपको, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता नाइट्रोजन के ऊपर। लेकिन ये गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो आप इसके ऊपर 1 2 3 4 बॉन्ड कैसे लगा सकते हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करें, अब करें क्या, तो एक तरीका है कि नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन को तो इसके साथ यहां इस तरह से कंबाइन करा दीजिए। तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 1 2 3 4 5 6, और देखो ये इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देख ले इसका 1 2 3 4 पेयर्स हो गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट हो गया। तो देखो इसको तो अब छेड़ना नहीं है अपने को, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट हो गया, बात खत्म हो गई। अब इधर वाली O की बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये लगा दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है कि नाइट्रोजन के पास, आपके पास अभी देखो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बताए मैंने, तो 2 तो ले लिए आपने, एक अनपेयर्ड बचेगा, क्योंकि वो तो कहां पेयरिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 काम कर सकता है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड बना लेगा तो O तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, नाइट्रोजन पे 4 डंडे हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, इसके पेयर को तो हाथ नहीं लगाते हैं, O का पेयर तो सेफ रखते हैं, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसे दे देते हैं, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन खुश हो गई, इधर ये ऑक्सीजन खुश हो गई, और नाइट्रोजन को भी कोई दिक्कत नहीं मिली। नाइट्रोजन को कहां दिक्कत आई, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, दे दिए उसने। अब समझना आगे कि नाइट्रोजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसीलिए मैंने यहां पे इस तरीके का बॉन्ड बनाया। तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन पे काउंट किया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, और एक ये 7। समझ में आ रहा है, तभी तो मैंने कहा ना कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि NO2 की स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ना है, तब जाके वो स्ट्रक्चर सही होगी। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जैसा कि हम जानते हैं sp2 में 120 डिग्री होता है, लेकिन क्या यहां 120 हो पाएगा, नो। अब क्यों नहीं होगा, अब सुनिए, देखो गौर से, यहां ये 2 पेयर
है ना, 2 पेयर, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में भी, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, इनके बीच में लगेगा रिपल्शन। और ये रिपल्शन क्या करेगा, इसको इस तरह से बड़ा कर देगा, यानी कि ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये 2 ऑक्सीजन जो पास थी 120 डिग्री पे होनी चाहिए थी ना, वो 120 पे ना होके 120 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बाय गॉड, क्योंकि रिपल्शन लग गया। और उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हुआ, तो आप कहते हैं ना भाई बॉन्ड एंगल ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बीपी बीपी रिपल्शन हो गया। सबको पता है एलपी एलपी रिपल्शन, आपने वेस्पर्ड थ्योरम पढ़ा होगा, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में मैंने बता रखा है, आप देख लेना, मैंने सब केमिकल बॉन्डिंग में पूरा बता रखा है। मैं इसलिए इतना ज्यादा नहीं परेशान कर रहा आप लोगों को, आप इसको बस थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए, भाई मुझे लगा कि अच्छी स्ट्रक्चर है, बच्चा इनमें बहुत परेशान रहता है, इसलिए मैंने बताया। एलपी एलपी रिपल्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, एलपी बीपी उससे कम होता है, और बीपी बीपी रिपल्शन सबसे कम इफेक्टिव होता है। तो यहाँ बीपी बीपी रिपल्शन है, एलपी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, भाई ये तो लोन पेयर है ही नहीं, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। इसलिए ये जो रिपल्शन है जो इन दोनों पेयर्स के बीच में चल रहा है, 2 बॉन्ड पेयर यहाँ है, एक बॉन्ड का यहाँ पे, इनके बीच का जो रिपल्शन है वो रिपल्शन इस बॉन्ड एंगल को बढ़ा देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि इसकी बॉन्ड एंगल कितनी डिग्री होती है, तो आप बोल देना 134 होती है। और क्यों होती है, क्यों ज्यादा हो जाती है, आप बोल देना भाई इनके बीच में बीपी बीपी रिपल्शन लग जाता है। पहली चीज क्लियर हो गई, ये बात खत्म करते हैं। अब मैं लेके आता हूं NO2+, वो NO2 था, ये NO2+ है। अब देखो आपने NO2 पे प्लस लगा दिया, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा था ना, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगा दिया, प्लस का मतलब आपने उसको हटा दिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तभी तो प्लस आता है ना बेटा। अब NO2 के ऊपर जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा था उसको आपने हटा दिया। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फिर से वही बात, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आ गया 5। और देखो मैंने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के जो तरीके बताए थे उसमें बताया था कि जो भी चार्ज होता है उसका अपोजिट कर देना, +1 चार्ज है ना तो -1 करके लिख देना, ये तरीका लिखा रखा है मैंने बेटा, आप देख लेना, केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने, उसको चेक कर लेना ना बेटा, तो आपको परेशानी नहीं होगी, पहले उसको देखना फिर इसको देखना, डायरेक्ट इसको मत देखना। तो 5 में से 1 गया, क्योंकि 1 प्लस का चार्ज था तो बाई 2 किया तो मैंने 2 आया, 2 का मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा लीनियर शेप बनती है, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब n पे जो मैं 2 O लगाऊंगा वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता हुआ लगाऊंगा, ठीक है। अब n के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने प्लस करके हटा दिया तो कितने रह गए 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, हो गए ना 4, हो गए ना। अब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के हैं वो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, इधर वाली नाइट्रोजन, ये इधर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन वो इधर वाली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। तो देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो बीच वाली का भी कंप्लीट हो गया, ये हो गया ना, है ना, इस O का भी कंप्लीट हो गया, है ना, और इस O का भी कंप्लीट हो गया, सबका कंप्लीट हो गया काम खत्म। अरे ये तो चाहिए था, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना था, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। बीच वाली नाइट्रोजन पे 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन पे 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन पे 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल या 180 डिग्री लीनियर इसकी शेप हो गई, ठीक है, ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर। अब है NO2-, अब NO2- में क्या करोगे, अब NO2- में देखो कंपैरेटिवली, देखो NO2 में N के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, NO2+ में N का इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, NO2- में N पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो अब बीच वाले नाइट्रोजन पर देखो एक पेयर दिखा दिया मैंने, यहां तो मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया था, यहां मैंने कुछ नहीं दिखाया, यहां मैं एक पेयर दिखा रहा हूं, कंपैरेटिवली याद रखना बेटा, कंपैरेटिवली समझे इसको। अब इस पे एक पेयर दिखा दिया, अब बाकी के ऑक्सीजन के साथ ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, कैसी शेप बनेगी, ये कैसे पता लगता है,
शेप का, ज्योमेट्री का, बॉन्ड एंगल का, इनका पता कैसे लगाते हो आप? हाइब्रिडाइजेशन से। तो मैं लेके आता हूं फिर से हाइब्रिडाइजेशन को। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए फिर वही सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस का। इस माइनस को प्लस करके ऐड कर देंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके दिखाए थे मैंने, दो तरीके समझाए थे, उनमें से एक तरीका ये भी था, आप देख लेना उस वीडियो को। 5 + 1/2 करोगे तो 6/2 यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब नाइट्रोजन पर मैं जो लगाऊंगा वो कैसी ज्योमेट्री में दिखाऊंगा मैं? ट्राइगोनल, बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर में, यानी कि मैं लगभग 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाऊंगा। अब वो एंगल 120 डिग्री पूरा हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है, वो रिपल्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्री है वो अपन ट्राइगोनल प्लेनर दिखाएंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, नाइट्रोजन पे एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और ये लोन पेयर दिखा दिया है। यहां तक ठीक है। अब सोचने की बात है, थोड़ा दिमाग से काम करना है ना। क्या करना है भाई? मुझे नाइट्रोजन के साथ 2 तो ऑक्सीजन जोड़नी है और एक माइनस का चार्ज। अब मुझे मालूम है नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानते हो नहीं बात? अब ये रही नाइट्रोजन और ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन। देखना, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। अब सोचो, एक तरफ तो मैं इधर O लगाऊंगा, इसको तो डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, इसको तो छेड़ो ही मत। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकती है, ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं इसने दे दिए, नाइट्रोजन ने भी 2 दे दिए। तो देखो ये तो खुश हो गया, इसकी तो बात करो मत, अभी इसको तो अलग करो आप। डन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आई इधर वाली ऑक्सीजन, इधर वाली। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे ही क्यों लगा रहे हो, इसी शेप में, इसी डिजाइन में? मैंने कहा ना मुझे हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया था। हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया था तो मैंने इसको ट्राइगोनल जो शेप है उसमें दिखा दिया। जैसे मुझे यहाँ इसके हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया था कि ये sp है, तो मैंने इसको लाइन में दिखा दिया, लीनियर दिखा दिया, वैसे मैंने इसको दिखा दिया। अब मैंने दूसरा ऑक्सीजन लगाया यहाँ पे, ये लगा दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके एक इलेक्ट्रॉन की तो करा देना शेयरिंग। अब ऑक्सीजन चिल्ला रही है, अरे ये क्या तरीका है, मेरी वैलेंसी तो 2 है, मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो जरा देखो, ये मेरा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं नहीं लूंगी सिंगल बॉन्ड। भाई ये क्या तरीका है, मैं तो नहीं लूंगी सिंगल बॉन्ड, मुझे भी उसकी तरह डबल बॉन्ड दो। अब उसकी तरह डबल बॉन्ड कैसे दे दे भैया? उसकी तरह डबल बॉन्ड दे देंगे तो पागल थोड़ी है नाइट्रोजन जो खुद के वैलेंसी को गड़बड़ करा देगी है। अब आप देखो इसकी तरह इसको भी डबल बॉन्ड दे दूंगा मैं, तो यहां इस ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये नाइट्रोजन तो बर्बाद हो गई बेचारी। सोचने की बात है, ये बेचारी पागल है क्या जो ऐसे करेगी? तो नाइट्रोजन ने कहा भाई मैं तो डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगी तेरे साथ, साफ बात है। उधर डबल बॉन्ड बना ले तुझसे सिंगल, तो फिर ऑक्सीजन चिल्लाई तो फिर मेरा होगा क्या? मेरे ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? तू घबराए मत, मैं तुझे माइनस दे देती हूं एक। अब जो NO2 माइनस अभी देखा ना, NO2 माइनस, उस पे माइनस का चार्ज था ना, वो माइनस का चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 8, अब हो गए ये इलेक्ट्रॉन लग गया माइनस की वजह से, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये खुश। भैया दोनों ऑक्सीजन खुश हो गई, बात खत्म। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऑक्सीजन पे माइनस होना ज्यादा अच्छा है N की बजाय। N और O में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा? O की, तो O पे माइनस लगा दिया हमने। अब बचा N। अब N की सुनते हैं कि भाई तेरा क्या हाल है, तो देखो इसका भी हाल कंप्लीट हो चुका है। गौर से देखिए, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, लो भैया ये भी खुश। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब खुश हो गए। उसी को सही स्ट्रक्चर माना जाता है जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो सब पूरी तरह से बैलेंस है, स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्टेबल हो गई। अब बात ये आती है बॉन्ड एंगल। तो बात है कि भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो 120 डिग्री होता है, लेकिन बेटा 120 डिग्री एंगल या सिमेट्रिक एंगल तो तब मिलता है जब वहां कोई रिपल्शन नहीं हो, वहां कोई चार्ज नहीं हो। यहाँ तो माइनस का चार्ज लगा हुआ है, ये 120 नहीं हो सकता।
अब या तो ये 120 से ज्यादा रहेगा या फिर ये 120 से कम रहेगा, ये डिसाइड करेगा कि वहां चल क्या रहा है। तो पता लगा लोन पेयर है यहां पे। अब ये लोन पेयर इस लोन पेयर के साथ रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करेगा। तो दो तरह के रिपल्शन लग रहे हैं यहाँ। रिपल्शन देखो आप, लोन पेयर रिपल्शन लगा रहा है, इधर भी रिपल्शन है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है। तो लोन पेयर वाला जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर वाले रिपल्शन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इस पेयर का रिपल्शन इस पे इधर और इस पे इधर ज्यादा लगेगा। और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो दोनों ऑक्सीजन को दबाने की कोशिश करेगा। जो ऑक्सीजन यूं लगी हुई थी अब वो दब के यूं आ जाएगी, करीब आ जाएगी, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री की बजाय कम होके 115 डिग्री रह जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आगे ध्यान रखना, तीन चीज समझा दी है मैंने। अब लास्ट एक और दो और है। NO3 माइनस को देखो, NO3 माइनस में काम वही करना है वैसे की वैसे। N 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में, हाइब्रिडाइजेशन 5+1/2 यानी कि 3 आया तो sp2। देखो रिपीट हो रही है ना बातें, है ना, एक बार समझने में दिक्कत आती है बेटा, फिर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अपन क्या डरते हैं चीजों से, डरना नहीं है। अपन शुरुआत ही डरने से करेंगे तो फिर कैसे। आपने सुना नहीं कि डर के आगे जीत है तो डरने से पहले डर से आगे बढ़ने की कोशिश किया करो, डर के रुकने की कोशिश मत किया करो। डर के रुकना तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हम डर के रुकेंगे नहीं, हम डर के आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि डर के आगे जीत होती है, जरूर हमें सफलता मिलेगी, चिंता ना करें। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो n पे लगी चीजों को मैं कैसे अरेंज करूंगा, 120 पर, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज करूंगा। तो मैंने नाइट्रोजन पे 3 O लगा ली। देखो मैं एक बार वापस बना के दिखाया, तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए बना के रख दी। मैंने कहा भाई बच्चों को ज्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबा ना हो, बच्चा बोर हो जाता है ना कई बार, तो मैंने बना दी। अब मैं फिर भी समझा देता हूँ। अब देखो तीनों को पहले तो मैंने एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया। अब सोचो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिए मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को तो फारिग कर दो भाई, तुम तो फ्री हो जाओ भैया, तुम तो फ्री हो, तो तुम्हारा तो हो गया काम, 2 ही तो चाहिए थे तुझे, तो निकल। अब बात ये आती है कि यार नाइट्रोजन पे ऐसे तो भैया अगर मैं इन बॉन्ड को सिंगल सिंगल भी रहने दूं तो भी नाइट्रोजन तो गड़बड़ हो जाएगी, नाइट्रोजन की तो वैलेंसी 4 हो जाएगी। भैया ये बॉन्ड तो गलत लग गए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 बॉन्ड कैसे लगा सकते हो आप। तो फिर एक काम करो ना, एक बॉन्ड को एरो बना दो। अरे तो एरो तो तब बनता है जब कोई डोनर किसी एक्सेप्टर को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ तो दे देगी ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास है तो सही 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में तो 5 ही होते हैं। हाँ तो 2 तो इसने इधर बॉन्ड बनाने में दे दिए, हाँ तो क्या दिक्कत है। 2 इसने इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में दे दिए, हाँ तो दिक्कत क्या है। तो बस इसके पास तो एक ही बचेगा, बिल्कुल सही, एक ही बचेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, बना लिया। अब वो ओ चिल्ला रही है कि ये क्या तरीका है, तुमने उसको खुश कर दिया, तुमने इसको खुश कर दिया, मैं ही पागल हूं, मैं ही बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं देगी, मतलब मेरे को पागल समझा है। तो नाइट्रोजन बोली घबरा क्यों रही है भाई, जो माइनस का चार्ज है ना वो तू ले ले, तू टेंशन क्यों लेती है छोटी छोटी बात पे। ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ऑक्सीजन भी खुश। अब देखो सब खुश हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर थे पहले से ही, 2 इधर से आ गए, ये 8 हो गए। इसके ऊपर देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 2 इस बॉन्ड से आ गए, ये लो जी 8 इसके हो गए। इस ऑक्सीजन के देखो गिनो, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके ऊपर, तो 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6, है ना, और एक माइनस की वजह से आ गया, ये हो गए। लो जी इसका भी काम पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस का भी तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब नाइट्रोजन की भी सुन लो, उसका भी देखो, देखो 1 2 ये नाइट्रोजन के ही है ना, 3 4 5 6 ये चारों इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, क्योंकि शेयरिंग में गए ना इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के तो सारे इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। और 1 2 ये रहे, तो देखो गिनो, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 ये रहे, ये 8 इसके भी हो गए। जय सिया राम, हो गया काम।
समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाओ, नाइट्रोजन के एक और आयन की बात कर रहा हूं मैं, N3 माइनस, इसे एजाइड आयन भी कहते हैं, सब जानते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे बालक हैं आप लोग, सबको आता है बेटा, बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं आप, बस और कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हेल्प करता रहूंगा बीच बीच में आप लोगों की। अब N के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, फिर से वही काम करना है। N के ऊपर वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो। भाई 3 नाइट्रोजन है, तो आपसे वो तीनों में से बीच वाली नाइट्रोजन पे, किनारे वाली नाइट्रोजन पे, इधर वाली नाइट्रोजन, किसी पे भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता है, निकलवा सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप सीख गए, करना क्या है, सीधा सा तरीका है। 2 तरीके हाइब्रिडाइजेशन के, एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया, एक दोनों तरीके वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग बता रखे हैं, आप देख लेना। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूं। तो देखो N की अगर बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितनी नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है ना, तो 15 तो ये हो गए, और एक इस पे माइनस है, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल अगर देखा जाए तो। भाई 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना नाइट्रोजन के ऊपर, गिन लो। मतलब N3 माइनस के टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए, 5 5 5 प्लस 1, 3 तो नाइट्रोजन के, तो एक नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 नाइट्रोजन पे 15 प्लस 1, क्योंकि एक माइनस आया है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पूरी स्ट्रक्चर के अंदर वैलेंसी वाले। तो देखो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन ही तो है। इसीलिए मैंने इस तरह से बना के दिखाई कि एक बार बच्चे को समझ में भी आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन। सब में ऐसे ही कर रहे हैं, देखो सब में ऐसे ही है। जैसे यहाँ देखो NO2 है, तो NO2 में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, तो गिन के देख लो 17 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको। ऐसे ही यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अब जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रखना सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। देखो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे तो 3 डंडे लगते हैं ना, तो एक माइनस दे दिया ना मैंने, उसको घबरा क्यों रहे हो, माइनस देते उसकी वैलेंसी पूरी हो गई, हो गया माइनस का मतलब वैलेंसी कंप्लीट कर दे। 2 बॉन्ड इधर, अब इसका क्या करोगे, क्यों क्या दिक्कत है, इस पे तो इलेक्ट्रॉन हुए नहीं, देखो इस पे तो हुए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ही रह गए, अब क्या करोगे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा बीच वाली को और देख लेते हैं, इसका तो हो गया ना काम, हाँ इसका तो काम हो गया, इसका तो हो गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो हो गया। अच्छा भाई इसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 1 2 3 4 5, और एक माइनस की वजह से आ गया, इस तरह से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इसका क्या करोगे, इस पे तो 5 ही है, माइनस तो उधर लगा दिया आपने, 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो बात तो सही कह रहा है यार। अच्छा बीच वाली का और देख के बताना का चक्कर है बीच वाली में, तो भैया बीच वाली का तो मामला बड़ा उजड़ा पड़ा है। ओ माय गॉड, इस पे तो एक फालतू पड़ा है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ माय गॉड, तो घबरा क्यों रहे हो, इस पे एक ज्यादा है ना, हाँ, और इस पे कम है ना, हाँ, तो दे देना, अदला बदली कर देना, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस पे पहुंचा दे बेटा। आ रही है क्या कुछ समझ में, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल के इस पे पहुंचा दे। ऐसा करने से तो सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, नहीं क्या दिक्कत क्या हो जाएगी, बताना क्या दिक्कत हो जाएगी। सर ऐसा करने से तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, हाँ तो, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएगा तो इस पे माइनस का आ जाएगा, तो दिक्कत क्या है, तो फिर तो चार्ज गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा बेटा, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, टोटल देख ले -1 ही तो आ रहा है। कहां गड़बड़ हो रही है, कहां गड़बड़ हो रही है, नहीं ऐसा, देखो फॉर्मल चार्ज भी निकाल के दिखा दिया मैंने आपको, इस नाइट्रोजन पे -1 फॉर्मल चार्ज, इस पे नाइट्रोजन पे +1 फॉर्मल चार्ज, इस नाइट्रोजन पे -1 फॉर्मल चार्ज, टोटल अगर देखें तो N3 -1 आ गया।
क्योंकि सारे फॉर्मल चार्ज को जब सम करते हैं तो जो टोटल सम आता है वो सम वही आता है जो रियल चार्ज उस पर लगा हुआ था, टोटल सम वही आएगा जो उस पर चार्ज था, जो उसकी पैटर्नल स्पीशीज पे चार्ज था, जो इनिशियली जो चार्ज था ना वो दिखेगा आपको टोटल चार्ज माइनस में। एनी डाउट? हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो एन पे देखो एक इधर 2 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो वो भी, इसमें रेजोनेंस करके भी दिखा सकते हो, इसमें 2 स्ट्रक्चर वो बना सकते हो आप, वैसे तो 3 और बनती है लेकिन एक बहुत ही लीस्ट स्टेबल होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे, पाई बॉन्ड को उधर पहुंचा दो, कॉन्जुगेशन करा दो, तो एक तरफ सिंगल एक तरफ ट्रिपल, फिर उधर सिंगल इधर ट्रिपल, और एक में डबल डबल, ऐसे 3 तरह की स्ट्रक्चर अच्छी खासी बनती है, तीनों बढ़िया है। ट्रिपल बॉन्ड वाली को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये है N3 माइनस, इस तरह से आपको इस सारी स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हमेशा 180 डिग्री रहता है, sp2 में 120 डिग्री रहता है, लेकिन वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से कम ज्यादा हो सकता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये आपको बताया 109.5 डिग्री के समथिंग होता है, वहां भी गड़बड़ होती है। वेस्पर थ्योरी में ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार। अगला है Cl। अब आप सोच रहे हो सर आपने सारे ट्रू लिखे, मैं यहाँ ट्रू और फॉल्स खेलने नहीं आया। ट्रू और फॉल्स को मैं ये नहीं बता रहा कि ये ट्रू है ये फॉल्स, ये सारे ट्रू ही लिखे हैं मैंने, फॉल्स क्यों लिखूंगा मैं? मुझे तो आपको समझाना है ना, मैं कौन सा आपको पेपर दिखा रहा हूं, मेरे को आपको ये लाइंस दिखानी है, ये लाइन आपको समझानी है, बस ये मेरा मकसद है। अब देखो पी ब्लॉक के हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैस एलिमेंट्स के भी मैं एक एक सवाल आपको बताता हूं। देखो हम पी ब्लॉक की नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली को कर चुके हैं अभी, अब मैं हैलोजन और इनर्ट गैस फैमिली के बारे में आपको बता रहा हूं। थोड़ी काम की चीजें सुनना, जो काम की वो बताएंगे। वैसे तो देखो दुनिया भर की चीजें आपको सबको मालूम है, अब वो सब लेके आऊंगा मैं तो आप ही परेशान हो जाओगे, सर इतना अब नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम थोड़ी ना है। तो मैं काम की चीजें बस उसको ढंग से सुन लेना आप एक एक को, है ना बेटा। देखो सबसे पहले तो मैं वही फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। हैलोजन फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन ऊपर से नीचे जाते जाते मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ती है। तभी तो आप देखो आई को देखो, आई प्लस बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है ना, आई प्लस बनाता है। प्लस बनाने का मतलब मेटेलिक टेंडेंसी आ गई ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है ना इनके अंदर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का मतलब कैटायनिक टेंडेंसी आती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो समझ जाना मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ती है। अब बात करते हैं अगली, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं अपन, तो जैसे यहां मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है वैसे यहां भी बढ़ता है। मैं ये भी बता दूं आपको, पता है XC को देखो आप, XCF4 बनाता है कि नहीं बनाता? XEF के साथ मिलके XCF4 बनाता है, XCF2 बनाता है। अब ये कैसे बनाता है? XE के ऊपर पॉजिटिव आता होगा ना, XE या हैलोजन, ये जो हैवियर हैलोजन सॉरी इनर्ट गैस जो है, हैवी वाले नीचे वाले जो इनर्ट गैस है, ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक चले जाते हैं, +8 तक दिखा देते हैं, यानी वैलेंसी शेल के 8 इलेक्ट्रॉन तक निकाल देते हैं। जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बना लेते हैं कैटायन, लेकिन छोटे एलिमेंट्स के साथ, जैसे फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स वगैरह वगैरह, हर किसी के साथ नहीं। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है दोनों में ही। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऊपर वाले गैस हैं, नीचे जाते जाते लिक्विड और सॉलिड होते चले जाते। अब जैसे हैलोजन की बात करूं तो F और Cl गैस, F Cl ये तो गैसियस होते हैं, नेचर में कभी भी देख लेना। Br की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, और I की अगर हम बात करें तो I सॉलिड फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? फिजिकल स्टेट चेंज होगी, ठीक है। कलर्स की भी बात करें तो हैलोजन सारे कलर्ड होते हैं, सब में कलर होता है, सब कलर दिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर
ऐसी लाइट को रिलीज करते हैं जो हमें दिखती है, वो भी विजिबल रेंज में आती है। हाँ, अब ये हो सकता है कि जिस लाइट को ऑब्जर्व किया उसी कलर को वो नहीं निकालते, उसी कलर को नहीं दिखाते, अलग कलर दिखाते। अब मैं बात करता हूं अगली, एटॉमिक रेडियस। सेम टू सेम, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो रेडियस बढ़ती है। ऐसा ही इसमें होता है, इनमें भी वही काम है, ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ती। अब ये तो क्या है कि मॉलिक्यूल बनाते हैं, F2 Cl2 Br2 I2 ऐसे, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो होता है वो होता है वॉन डर वाल अट्रैक्शन, वॉन डर वाल बॉन्ड। अब जैसे Cl2 है तो एक Cl2 ये बन गया, एक Cl2 ये बन गया। अब ये Cl2 के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है ना, वो अट्रैक्शन होता है वॉन डर वाल अट्रैक्शन। इसलिए जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा किया जाता है तो ये आती है वॉन डर वाल रेडियस। और वॉन डर वाल रेडियस जो होती है वो हमेशा कोवैलेंटिक रेडियस से बड़ी होती है, यहां तक कि मेटेलिक रेडियस से भी बड़ी होती है। इसीलिए इनके बीच में जब हम देखते हैं Cl2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, I2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये एक वॉन डर वाल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉन डर वाल रेडियस को शो करते हैं। इसी तरह इनर्ट गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे He के बीच में, Ne के बीच में, इनके बीच में भी अब देखो बॉन्ड तो बनता नहीं है, इसलिए एक मिनिमम डिस्टेंस पे लाके और इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को आधा कर लेते, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, आधा करते हैं। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पर जो रेडियस आती है वो वॉन डर वाल रेडियस ही होती है। ये रियल रेडियस नहीं है, ये वॉन डर वाल रेडियस है जो कि बड़ी होती है किससे, कोवैलेंट रेडियस से। तो ये हो गई बात रेडियस की। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का फिर वही सीधा सा फंडा, इलेक्ट्रॉन। वैसे तो देखो इनमें इलेक्ट्रॉन, हैलोजेंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अच्छी होती है, तभी तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, कैटायंस भी बनाते हैं। तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इनफाइनाइट तक ले जाने का काम करती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, तभी तो नीचे वाले अच्छे से कैटायन बना लेते हैं, तभी तो I प्लस बना लेता है, Br पे प्लस आ जाता है, Xc प्लस बना लेता है, यही तो रीजन है इसका। अब है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है और वो F-1। लेकिन ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन को आप गौर से देखो, ऑक्सीजन हमेशा माइनस बनाती है, लेकिन F के साथ आते ऑक्सीजन भी प्लस हो जाती है। F इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब लगा लो आप, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अलावा अगर इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखो -1 से लेके +7 तक दिखाते हैं। अब Cl की बात करें तो Cl -1 भी दिखाएगा, 0 भी दिखाएगा, +1 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +5 दिखाएगा, +7 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो धीरे धीरे एनर्जी देते जाओ, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। अच्छा, ज्यादातर इनकी जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनके ऑक्साइड्स में मिलती, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब देखो आप HClO को देखो, HClO2 को देखो, इनमें सब में ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की प्लस होती जा रही है। देखो यहां आएगी +1, यहां आएगी +3, यहां आएगी +5, यहां आएगी +7। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है Cl का, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको समझाया था। ठीक है, अब आगे अगला है कैटेनेशन नेचर। कैटेनेशन नेचर के नाम पे इनमें कुछ नहीं होता। कैटेनेशन नेचर बहुत अच्छी खासी नहीं होती, इनकी बेकार होती है बिल्कुल। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 2 एटम मिलते हैं हेलोजेंस में, जैसे F से मिल गया, Cl से मिल गया, मतलब बहुत ज्यादा इनमें कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं होती। हाँ, इंटर हेलोजन कंपाउंड भी ये बनाते हैं। इंटर हेलोजन का मतलब है एक हेलोजन दूसरी हेलोजन से मिल जाए, जैसे I से Cl मिल गया, ICl ऐसे भी बन जाता है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। BrF3 बना लिया,
IF5 बना लिया, IF7 बना लिया। तो इस टाइप के कंपाउंड ये बना सकते हैं जिनमें एक हैलोजन पॉजिटिव हो गई, एक हैलोजन नेगेटिव। तो आगे वाली हैलोजन जो होगी वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, पीछे वाली जो होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। उल्टा मत कर देना, ठीक है। अब आगे सवाल है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं पहले कई बार, और ये सवाल भी खूब आते हैं जिनमें आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं और आपसे कहा जाता है इनमें से कौन कौन ट्रू है, कौन कौन फॉल्स है, और ऑप्शन बना देते हैं कि भाई पहले ऑप्शन में टी टी एफ एफ, दूसरा ऑप्शन दे दिया टी एफ, तीसरा ऑप्शन दे दिया टी एफ एफ एफ। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि रेस्पेक्टिवली वो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में से क्या है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट लिखे। अब इनको भी याद रखना। पहले स्टेटमेंट को देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो Cl2 का सबसे ज्यादा, Br2 का उससे कम, F2 का उससे कम, I2 का सबसे कम। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे F2 का कम क्यों हो गया, कौन बताएगा आप में से? नहीं, कौन बताएगा आप में से कैसे ये F2 का कम हो गया? Cl2 का ज्यादा है, Br2 का कम है, F2 का और कम है, I2 का कम है। भाई I2 का समझ में आता है, I बड़ा साइज का होता है, दूर हो गए, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, बॉन्ड वीक हो गया। Cl2 का ज्यादा है, समझ में आता है कि भाई बॉन्ड छोटा है और अच्छी खासी बॉन्ड एनर्जी होती है। लेकिन ये F2 का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर ये चक्कर क्या पड़ा? F2 का बॉन्ड तो छोटा भी होता है। अब यही इसकी समस्या है, F2 का बॉन्ड छोटा होता है लेकिन इतना छोटा होता है कि F के ऊपर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इन पेयर्स के बीच में रिपल्शन लगना शुरू हो जाता है, और इतना रिपल्शन लगता है कि ये बॉन्ड अपने आप ही टूटने की कोशिश करता है। मतलब ड्यू टू मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन F, दिस बॉन्ड इज वीक। ये वीक इसीलिए है, बिकम वीक क्यों हो गए वीक? क्योंकि ये ज्यादा लोन पेयर होने की वजह से और बॉन्ड की डिस्टेंस कम होने की वजह से पेयर्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। यही रीजन है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, और कम होके कहां चली जाती है? Br2 के भी पीछे। तो ये बहुत ही शानदार सवाल बनता है, पूछा जा सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है, फ्लोरीन अब्जॉर्ब वायोलेट लाइट एंड अपीयर्स पेल येलो। अब देखो अब ये समझने की लाइन नहीं है बेटा, अब इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। मैंने तो ये सेलेक्ट करके लाइन ली है आपके लिए कि भाई अच्छी अच्छी लाइन है, बच्चे बहुत सारी चीजें याद करते हैं, कहीं ये चीज मिस ना कर दे, इसलिए मैंने आपको ये लाइन बताई है। अब याद रखना, वायोलेट लाइट कलर, वायोलेट लाइट को तो अब्जॉर्ब करती है फ्लोरीन, और पेल येलो कलर शो करती है। इसी तरह आयोडीन जो है वो येलो लाइट को तो अब्जॉर्ब करती है और वायोलेट कलर को रिप्रेजेंट करती है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखें, उल्टा चल रहा है दोनों में। देखो, फ्लोरीन वायोलेट एब्जॉर्ब करके पेल येलो शो करेगी, आयोडीन येलो को एब्जॉर्ब करके वायोलेट को शो करेगी। याद रखोगे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट अगेन। ठीक है, आगे बढ़ो। अगली लाइन है, ClO2 एंड Cl2 आर यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। अब देखो, ये ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर उड़ाने वाले एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट जो होते हैं, जो कलर को खींच लेते हैं, कलर को हटा देते हैं, उनको ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो ये एक अच्छी लाइन थी, मैंने यूज की। ClO2 और Cl2 दोनों का इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट में किया जाता है। दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म पॉलीहैलाइड्स। आपने I-3 देखा होगा, यानी I3- सॉरी, I-3 नहीं, I3- देखा होगा, आपने Br3- देखा होगा, लेकिन आपने F3- नहीं देखा होगा। F3- नहीं बनता, तो ध्यान रख। रीजन क्या है? रीजन वही है, अरे F2 बनने में तो आफत हो रही है, F3- कैसे बनेगा? रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि स्टेबल ही नहीं रह पाए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से ये बॉन्ड सक्सेसफुली नहीं बन पाते। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये लिख दिया मैंने ट्रू स्टेटमेंट। अगली लाइन है, UF6NF3
ये तो स्टेबल है, लेकिन UCl6 NCl3 अनस्टेबल है। ये क्या चक्कर है? रीजन है हैलोजन का साइज। अरे UCl6 का UBr6 भी नहीं बनेगा, UI6 भी नहीं बनेगा, NCl3 के अलावा NBr3 भी नहीं बनेगा, NI3 भी नहीं बनेगा। रीजन, अब NI3 आप बनाओगे तो बड़े बड़े एटम अकोमोडेट ही नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर, बॉन्ड ही नहीं बन पाएंगे, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। N और I, N और Br, इनके जो बीच की जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स काम आएंगे, एक का छोटा ऑर्बिटल, एक का बड़ा ऑर्बिटल, एक छोटा और एक इतना बड़ा ऑर्बिटल, इनके बीच की ओवरलैपिंग अच्छी होगी नहीं, है ना। ये रीजन है इसका, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। F2H2O gives ozone while other do not give, बिल्कुल सही है। अब फ्लोरीन की जब H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ओजोन बन जाती है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन की H2O से रिएक्शन कराने पर ओजोन नहीं बनती। समझ में आ रहा है? अब जैसे क्लोरीन वाटर सुना होगा आपने, Cl2 + H2, ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, खूब ऑर्गेनिक की रिएक्शन में काम में लेते हैं, वो ओजोन नहीं बनाते, ये ओजोन बना लेती है। ठीक है, अगला है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगला है Cl। अब आप सोच रहे हैं सर आपने सारे ट्रू लिखे, मैं यहाँ ट्रू और फॉल्स खेलने नहीं आया। ट्रू और फॉल्स को मैं ये नहीं बता रहे कि ये ट्रू है ये फॉल्स, ये सारे ट्रू ही लिखे हैं मैंने, फॉल्स क्यों लिखूंगा मैं? मुझे तो आपको समझाना है ना, मैं कौन सा आपको पेपर दिखा रहा हूं, मेरे को आपको ये लाइन दिखानी है, ये लाइन आपको समझानी है, बस ये मेरा मकसद है। अगली लाइन है ClF, Brf3, IF5, IF7, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से जो कि पॉसिबल है, बनते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब है कि एक से ज्यादा हेलोजन आपस में जुड़ जाती है। दीज आर गुड ऑक्सीडेंट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाते और वो पैरामैग्नेटिक शो नहीं करता। अब है CN-, SCN-, SECN-, OCN-, ये सूडो हैलाइड्स है। सूडो हैलाइड्स का मतलब है जो हैलोजन के जैसे मतलब कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे F- है, हैलोजन है ना, हैलाइड है ना, वैसे CN- सूडो हैलाइड। क्यों? अब H से F जब जुड़ता है तो क्या बनाते हो आप? HF। वैसे CN से H को जोड़ते हो तो HCN बनता है। इसको आप हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हो, इसको आप हाइड्रोजन साइनाइड कहते हो। तो मतलब ऐसे के ऐसी प्रॉपर्टी है इनकी, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है ना, इनके नाम में पीछे लगने वाला सफिक्स सेम है, इनकी मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी सेम है। जैसे F से मिलता है F2 बनता है, CN से मिलता है तो CN2 बनता है, यानी साइनोजन बनता है। तो कुछ प्रॉपर्टी जिनकी सेम होती है, इसलिए हैलोजन जैसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से इनको सूडो हैलाइड्स कह दिया गया। दैट्स क्लियर। अब मैं लेके चलता हूं आगे। एक और सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहली लाइन, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि एयर में ही तो है ना ये सारी की सारी इनर्ट गैस कहां पे मौजूद है? अब ये कोई कहीं दुनिया के किस कोने में है भाई? ये तो सब जगह है, एयर में, एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में ये है। इनकी अगर बात करें परसेंटेज बाय वॉल्यूम की, तो सबसे ज्यादा एयर में आर्गन होती है, उससे कम नियॉन, फिर He, फिर Kr, फिर Xe, सबसे ज्यादा Ar। अब ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस मैक्सिमम क्वांटिटी में एयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किस गैस की है, इनर्ट गैस की है नेचर के अंदर। तो आप कहना भाई Ar की परसेंटेज बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा अबंडेंस होती है, ऐसे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये कह रहा है एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेज इफ पॉसिबल बाय क्लाउड्स मेथड एंड डेवर्स कोकोनट चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही मेथड ऐसे हैं। जैसे क्लाउड्स मेथड तो क्या है कि एक तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे डिपेंडेंट होता है कि भाई आप जब इस मिक्सचर को, एयर के मिक्सचर को डिस्टिलेट करोगे तो अलग अलग टेम्परेचर, क्योंकि इनके बीपी में डिफरेंसेज होता है, ठीक है।
तो बीपी में ऊपर से नीचे बीपीएमपी बढ़ता है, तो बीपी में डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस आपको मिल जाती है। इसी तरह कोकोनट चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड में चारकोल का एक एडजॉर्बर लिया जाता है जो कि अलग अलग गैसेस को एडजॉर्ब कर पाता है, सबको नहीं कर पाता। तो ये भी एक तरीका है इनको एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है। द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ नोबल गैस, आपको ये मोल कॉन्सेप्ट में मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। तो नोबल गैस क्या है? नोबल गैस मोनोएटमिक गैस है। मोनोएटमिक गैस का जो स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है वो 1.66 होता है। गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा होगा, मैंने भी बताया वीडियो के अंदर, आप देखना थर्मो के वीडियो के अंदर। ठीक लाइन है ये। नेक्स्ट है एनी नियॉन along with mercury vapors is used in advertising board। आपने खूब नियॉन बोर्ड तो सुने होंगे, फ्लेक्स वगैरह बनते हैं, चमकीले लाइट वाले बोर्ड्स बनते हैं, नियॉन बोर्ड। तो नियॉन को मरकरी वेपर के साथ मिक्स करके एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड लगते हैं कि नहीं, बाहर अपनी अपनी बिल्डिंग पे बोर्ड लगा देते हैं, वो बोर्ड भी नियॉन बोर्ड बनते हैं, इससे नियॉन का इस्तेमाल होता है उसमें। ठीक है। द एज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैस, अब देखो आपके एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर पहले, और स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विफिकेशन भी आता है, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टॉपिक होता है जिससे हम लिक्विफिकेशन के ऑर्डर का पता लगाते हैं। भाई हर चीज को मेजरमेंट करने का कोई ना कोई स्केल होता है ना, जैसे पीएच स्केल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ स्केल होता है, ऐसे सबके स्केल होते हैं। वैसे ही इसका भी एक स्केल होता है नोबल गैस मतलब लिक्विफिकेशन को चेक करने का। तो लिक्विफिकेशन ऑर्डर को जब चेक किया, यानी जब इनका जेड देखा गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा गया, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या जेड के अकॉर्डिंग जब इनका एज निकाला गया लिक्विफिकेशन का, तो पता लगा सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन XE का होता है। वैसे भी देखो मास बढ़ता है ना, तो लिक्विफिकेशन इजी हो जाता है। हल्की गैस की तुलना में भारी गैस का, हैवी गैस का लिक्विफिकेशन इजीली होता है, ये ध्यान रखें। HENEARKRXE, तो ये लिक्विफिकेशन यानी कि इन गैस को प्रेशर का इस्तेमाल करके लिक्विफाइड यानी लिक्विड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। XeF2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर। अब XeF2 को देखो, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया, Xe के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 2 तो ये काम में आ गए, 2 तो काम में आ गए। अब बचे 1 2 3 4 5 6, 6 बच गए। बचने ही थे ना बेटा, क्यों बेटा बचने थे ना भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से अब देखा मैंने, 2 ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, 3 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर जब मिलते हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते। नंबर ऑफ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। देख लो भैया, sp3d, 3 p के, एक s का, एक d का। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अब यहां 3 लोन पेयर है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कंप्लीट बता रखा है मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। वहां आप देखना XeF2 में 3 लोन पेयर होने की वजह से ये किसका काम करता है, लीनियर स्ट्रक्चर का काम करता है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये Xe आ गया, एक Fe, ये दूसरा Fe, और ये लोन पेयर आ जाते हैं। इस तरह से एक लीनियर शेप में होने की वजह से 180 डिग्री का एंगल बनने की वजह से हम बोल रहे हैं कि XeF2 लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सारी बातें आपको याद करनी है। देखो बेटा, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, आप भी जानते हो ना, मेरी कोशिश, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दे दूं, तुम्हारा फायदा हो जाए, बस। और मेरा कोई मकसद नहीं है, आपका फायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है। मान लीजिए सपोज दैट हमने बहुत कुछ पढ़ा, पी ब्लॉक में बहुत कुछ पढ़ा, और हम 1-2 लाइन पढ़ना भूल गए और वही पेपर में आ गई। अब बताओ कितना दुख होगा कि नहीं होगा? चलो ये मान लीजिए कि हमने मान लीजिए केवल ये पढ़ा,
और मान लो इसमें से आ गई तो मैं तो ये तो कह ही नहीं रहा कि आप केवल ये ही पढ़ के जाना, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सब पढ़िए, कोई मना नहीं। लेकिन आपने इनको नहीं पढ़ा, मान लीजिए इनमें ऐसी 2 लाइन थी जो पेपर में आ गई और वो हमें नहीं आती थी, तो बताओ अब पेपर देने के बाद अगर आपको ये वीडियो देखो आप और इस वीडियो में 2 चीजें ऐसी मिल जाएं जो उस पेपर में थी और आपने गलत कर दी, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? होगा ना, बहुत कष्ट होगा, दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि यार मैंने ये वीडियो क्यों नहीं देखा। इसलिए कह रहा हूं आप अपने लेवल पे तैयारी कीजिए, लेकिन इनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है बेटा, ओके। इसी के साथ इस सभा को समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।